हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन से टॉपिक लेकर आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, तरीके से चल रही होगी और आप अपने घर पर परिवारजनों के साथ इस कोरोना महामारी से खुद को बचाते हुए प्रोटोकॉल का पालन कर रहे होगे, गाइडलाइंस का पालन कर रहे होगे और आराम से पढ़ाई अपनी कर रहे होगे। तो टॉपिक जो आज अपना चलना है, टॉपिक का नाम है दोस्तों पॉलीमर। टॉपिक हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? पॉलीमर। पॉलीमर को डेली लाइफ केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। दैनिक जीवन का जो विज्ञान है उसके अंदर ही पॉलीमर आपका इंक्लूड है। तो पॉलीमर को हिंदी में बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। देखिए, पॉलीमर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस मर। पॉली का मतलब होता है बहुत सी। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सी। और मर का मतलब होता है मोनोमर। मर का मतलब क्या होता है? मोनोमर। मोनोमर को बोलते हैं 1,00,000 इकाइयां। 1,00,000 इकाइयां। 1,00,000 इकाइयां मतलब क्या होता है? छोटी छोटी सिंगल यूनिट्स, है ना। अब वो यूनिट्स जब एक के बाद एक जुड़ जाती हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है? पॉली। तो आप कह सकते हो कि पॉलीमर इज द पॉली ऑफ मोनोमर। यानी पॉलीमर जो है वो मोनोमर इकाइयों का क्या है? एक पॉली है। पॉली का मतलब एक ग्रुप है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि पॉलीमर एक वृहद अणु है। पॉलीमर एक कैसा अणु है? वृहद अणु। वृहद अणु को हम कह सकते हैं पॉलीमर इज अ मैक्रोमोलेक्यूल। वृहद अणु है। और पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, पॉलीमर का जो अणु भार होता है, मॉलिक्यूलर वेट की जो रेंज दी हुई है, पॉलीमर के जो अणु भार की रेंज दी हुई है एनसीईआरटी में, वो दी हुई है 10⁻³ से 10⁻⁷। यू का मतलब होता है डाल्टन। डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट को मेजर करने की एक यूनिट है। तो 10⁻³ से 10⁻⁷ यू, ये क्या होता है? ये पॉलीमर का क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है। पॉलीमर का अणु भार इस रेंज में पाया जाता है। दोस्तों, पॉलीमर की अगर आप बात करेंगे तो पॉलीमर, सिंपल सी लैंग्वेज में, कि पॉलीमर क्या है? पॉलीमर एक ग्रुप है, ठीक है। पॉलीमर एक श्रृंखला है। किससे बनी वो? छोटी छोटी 1,00,000 इकाइयां आपस में रिपीट होती हैं, आपस में जुड़ती हैं और आपस में जुड़कर एक लंबी क्या बना लेती है? एक बड़ी सारी स्ट्रक्चर बना लेती है। उसको हम क्या कह देते हैं? उसको पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीमर बहुत सारी 1,00,000 इकाइयों से, पॉलीमर बहुत सारी मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अच्छा, पॉलीमर जो शब्द है, पॉलीमर शब्द जो है वो 1833 में किसने दिया? वर्जिलियस ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीमर शब्द 1833 में किसने दिया? बताइए। वर्जिलियस ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। अब कुछ फेमस पॉलीमर हैं जिनके बारे में मैं आपको बेसिक स्टार्ट से बता देता हूं, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि हाँ, बात एक्चुअली हो क्या रही है, टॉपिक में एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो जैसे आपने कई बार नाम सुने होंगे डीएनए। डीएनए ऐसे सुना होगा आपने, डीएनए। डीएनए के बारे में ये नाम सुना होगा। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ये सुना होगा आपने। पॉली का मतलब होता है बहुत सी और न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो डीएनए क्या है? डीएनए किसका बहुलक हो गया? इसका मतलब डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक हो गया। डीएनए किसका बहुलक हो गया? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक हो गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड कोई अणु है, क्लियर? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, यानी डीएनए भी एक पॉलीमर है। ये किसका पॉलीमर है? बताइए। न्यूक्लियोटाइड्स का। अब ये न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर पाई जाती है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली पेंटोज शर्करा, प्लस नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी क्षारक। नाम आपने सुना होगा एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ऐसे ये नाम सुने होंगे ना आपने। एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन,
क्लियर। ये नाइट्रोजनी क्षारक हैं, ये डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, क्लियर। और साथ में पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप। तो आप क्या समझे, इससे समझेंगे आप कि पेंटोस शुगर नाइट्रोजनी बेस और फॉस्फेट शुगर से मिलकर क्या बनता है, इनसे मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड की जब बहुत बार रिपीटेशन होता है तो क्या बनता है, डीएनए। डीएनए के साथ साथ आरएनए भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एक तो ये है कि डीएनए में जो पेंटोज शुगर है 5 कार्बन वाली, उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज है 5 कार्बन लेकिन डीऑक्सीराइबोज है। जबकि आरएनए में शुगर का नाम क्या है, राइबोज शुगर। ये भी 5 कार्बन वाली है लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डीएनए आरएनए में पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस हो गया कि आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। भाई ये देख लीजिए, एडेनिन नाइट्रोजनी क्षारक है, ये एडेनिन, ये आपका गुआनिन, ये आपका साइटोसिन। थोड़ी सी जानकारी देना जरूरी है क्योंकि मैं बीच में से कुछ भी उड़ाता नहीं हूं। ये यूरेसिल। तो ये याद रखना है कि डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक जो थाइमिन होता है, उस थाइमिन की जगह आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में जो पेंटोज शुगर है, उस पेंटोज शुगर का नाम डीऑक्सीराइबोज है। आरएनए में उसी पेंटोज शुगर का नाम राइबोज शुगर है। ठीक है, क्लियर। दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और वो न्यूक्लियोटाइड्स का जब ग्रुप बनता है तो क्या बन जाता है, तो ही डीएनए बनता है, तो ही आरएनए बनता है। तो आप कह सकते हैं कि डीएनए एंड आरएनए बोथ आर अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दोनों क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। मतलब डीएनए और आरएनए दोनों भी बहुलक हैं। किसके बहुलक हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक हैं। न्यूक्लियोटाइड एक अणु है और इस अणु का निर्माण 3 चीजों से होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए और आरएनए में पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी क्षारकों में क्या पाया जाता है, छोटा सा डिफरेंस पाया जाता है। उसी के आधार पर डीएनए और आरएनए को अलग अलग किया जाता है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट बच्चों, जानकारी पे जानकारी, जानकारी का बूम आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। क्लास को करिएगा शेयर दबाकर। और अब समझाता हूं। आपने नाम सुना होगा प्रोटीन, आपने नाम सुना होगा प्रोटीन। प्रोटीन भी एक पॉलीमर है, प्रोटीन भी एक बहुलक है। प्रोटीन किसका बहुलक है, प्रोटीन बहुलक है अमीनो अम्लों का। अमीनो अम्लों की श्रृंखला क्या कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है। अमीनो एसिड्स का बहुलक। हमारी बॉडी में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, और ये आपस में अलग अलग क्रम में जुड़कर क्या बनाते हैं बताइए, प्रोटीन बनाते हैं। जैसे ये अमीनो अम्ल हो गया, फिर ये दूसरा अमीनो अम्ल हो गया, फिर ये और अमीनो अम्ल हो गया। ऐसे अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं, पॉली बनाते हैं। पॉली का मतलब मैंने क्या बताया, बहुत से। क्लियर। तो अमीनो अम्लों का पॉली। अब जब 2 अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, समझिएगा, 2 अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं तो अमीनो अम्लों के बीच में जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अब एक बात बताइए, एक बात समझाइए, अगर ये भी पेप्टाइड है, 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 तो ये पूरी श्रृंखला जो बनेगी उसको आप क्या कह दोगे, पॉलीपेप्टाइड। बोलो, कह दोगे पॉलीपेप्टाइड चेन। ऐसी चेन जिसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, पेप्टाइड बंद है, तो पॉलीपेप्टाइड कह दिया। और इस पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम क्या कह देते हैं, प्रोटीन कह देते हैं। क्या बोल देते हैं बताइए, प्रोटीन। बात समझ में आ गई। तो यही तो बात थी यार कि प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक है और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी बोला जाता है। क्यों बोला गया, क्योंकि अमीनो अम्लों के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। और वो पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसको पॉलीपेप्टाइड नाम दे दिया जाता है। तो इसका मतलब डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक हैं, जबकि प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड है, यानी पेप्टाइड्स का बहुलक कह सकते हो या अमीनो अम्लों का बहुलक कह सकते हो। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत है। चलिए, अब आपका नाम आता है दोस्तों कपास, कॉटन। ये राजस्थान में, राजस्थान पुलिस में आया था और काफी जगह भी आ रखा है। कपास दोस्तों किसका बहुलक है, सेल्यूलोज का बहुलक है।
सेलुलोज आप जानते हैं दोस्तों, सेलुलोज प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, पादपों की कोशिका भित्ति का एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है। सेलुलोज से कागज बनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले स्टार्च और ग्लाइकोजन ये दो चीजें क्या है, स्टार्च और ग्लाइकोजन, स्टार्च जो है वो है स्टोर्ड फूड मटेरियल, स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स। पादपों में भोज्य पदार्थ का जो संचय है वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। और स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स, जंतुओं में जो भोज्य पदार्थों का संचय है वो किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये बात आपने समझी होगी, क्लियर। ये दोनों ही दोस्तों किसके बहुलक हैं, ये दोनों ही ग्लूकोज के बहुलक हैं, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये दोनों ही किसके बहुलक हैं, दोनों ही ग्लूकोज के बहुलक हैं। किसके बहुलक है बताइए, ग्लूकोज के बहुलक हैं, ठीक है। अच्छा, एक आप नाम सुन लीजिएगा, इनुलिन। इनुलिन, इनुलिन जो है ये फ्रक्टोज का बहुलक है, फ्रक्टोज का बहुलक है। इनुलिन किसका बहुलक है, फ्रक्टोज का बहुलक है। और एक नाम और आपने सुना होगा, काइटिन। काइटिन, 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 काइटिन के बारे में, कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति, सेल वॉल ऑफ फंगस, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। और कीटों का कवच, कीटों का कवच किसका बना होता है, काइटिन का, क्लियर। और ये काइटिन जो है ये किसका बहुलक है बताइए, ग्लूकोज का बहुलक है। किसका बहुलक है बताइए, ग्लूकोज का बहुलक है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो मैं आपको कुछ नेचुरल पॉलीमर्स की बात करा रहा हूं, मैं कुछ आपको प्राकृतिक पॉलीमरों की बात मैंने आपको बताई है, जिससे कि आपका जो है जो थोड़ा सा आपका इस टॉपिक के साथ कनेक्शन बैठे, ठीक है। चलिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से, क्लियर। अच्छा देखिए, सिंपल सा एक जुगाड़ और बता देता हूं आपको कि जैसे आपने प्राकृतिक पॉलीमर्स हैं सारे, कॉटन इज अ नेचुरल पॉलीमर, स्टार्च इज अ नेचुरल पॉलीमर, ग्लूकोज इज अ नेचुरल, ग्लाइकोजन इज अ नेचुरल पॉलीमर, इनुलिन इज अ नेचुरल पॉलीमर, काइटिन इज अ नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, प्राकृतिक हैं। तो जो सेलुलोज आपने पढ़ा है, तो सेलुलोज खुद भी ग्लूकोज का बहुलक है। सेलुलोज भी किसका बहुलक है, याद रखिएगा, ग्लूकोज का, क्लियर। सेलुलोज भी एक पॉलीमर है ग्लूकोज का। लेकिन हमें जब कॉटन पूछा जाए तो डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं करना, हमें सेलुलोज करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। कपास किसका बहुलक है, सेलुलोज का। भले ही सेलुलोज किसका बहुलक हो बताइए, सेलुलोज जो है वो भले ही ग्लूकोज का बहुलक हो, लेकिन कपास के अंदर हमें क्या दिखाई देता है, बेसिकली सेलुलोज फॉर्म दिखाई देती है। सेलुलोज ग्लूकोज का बने, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डायरेक्ट पूछता है कि सेलुलोज किसका बहुलक है, तो आप कह देंगे सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो लीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट। जानकारी यार मतलब इतनी सारी कि आप थक जाएंगे, लेकिन कंटेंट जो है वो आपका कम नहीं पड़ेगा। और देखिए आप नेचुरल पॉलीमर्स में हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों बहुलकों के क्या पूछे जाते हैं हमसे, बहुलकों के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, बहुलकों के प्रकार पूछे जाते हैं। तो बहुलकों के प्रकार हम अलग अलग आधार पर पढ़ेंगे। टाइप ऑफ पॉलीमर, तो टाइप ऑफ पॉलीमर तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन टाइप ऑफ पॉलीमर और टाइप ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति मतलब कहां से आए, ठीक है। तो इस आधार पर पॉलीमर्स हैज 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल्स तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल ही अभी अपन ने पढ़े हैं। प्राकृतिक बहुलक। अच्छा, दूसरे जो हैं वो हैं अर्ध संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित, सेमी सिंथेसाइज्ड। सेमी सिंथेसाइज्ड का मतलब है जिनमें आधा भाग नेचुरल है और आधा भाग क्या है बताइए, सेमी सिंथेसाइज्ड।
आधा भाग नेचुरल आधा भाग आर्टिफिशियल। और तीसरा जो टाइप है वो है सिंथेसाइज्ड पॉलीमर, संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक। संश्लेषित या इनका नाम मानव निर्मित बहुलक भी आता है, इनको मानव ने बनाया है ना, मानव ने बनाया है, तो इनको बोल दिया जाता है सिंथेसाइज्ड पॉलीमर। इज दैट क्लियर? मैन मेड पॉलीमर भी आप कह सकते हो जनरल लैंग्वेज में। चलिए अब एग्जांपल्स की जब बात करेंगे यार, तो एग्जांपल्स देखिए, इधर नेचुरल में तो आप डीएनए पढ़ रहे हैं, आरएनए पढ़ रहे हैं, कॉटन पढ़ रहे हैं, कॉटन इज अ पॉलीमर, काइटिन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टार्च आप पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज आप पढ़ रहे हैं, प्रोटीन आप पढ़ रहे हैं। बताइए सब क्या हैं? प्राकृतिक पॉलीमर हैं, प्राकृतिक बहुलक हैं। अर्ध संश्लेषित में आपको नाम मिलेगा सेलुलोज नाइट्रेट। अब इसमें सेलुलोज तो नेचुरल है, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे नाम, सिंपल, ठीक है। अब संश्लेषित में देखिए एग्जाम्पल यार, संश्लेषित में आप देखेंगे पॉलीथीन, टेफ्लॉन, बैकेलाइट, नाइलॉन, टेरिलीन, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और भी आगे चल के पढ़ते रहेंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं बताइए? ये मानव निर्मित हैं, इनको मानव ने बनाया है, मैन मेड है। इनको एक एक करके पढ़ेंगे और भी कुछ नाम है जो यहाँ पे सीखेंगे। तो लीजिए भैया स्क्रीनशॉट यार। टाइप ऑफ पॉलीमर्स, तो टाइप ऑफ पॉलीमर में आपने कितने टाइप्स पढ़े? 3 टाइप्स पढ़े बेसिकली। टाइप नंबर 1, ठीक है, टाइप नंबर 1 नेचुरल पॉलीमर, टाइप नंबर 2 सेमी सिंथेसाइज्ड, आधे अधूरे, आधे प्राकृतिक, आधे कृत्रिम, ठीक है। चलिएगा, कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता किसी भी टाइप की दिक्कत यहाँ पर किसी को भी आ रही होगी। तो पहला जो टाइप है हमने पॉलीमर्स का जो समझा, वो समझा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन का मतलब है उत्पत्ति के आधार पर, समझे? कोई दिक्कत है? नहीं होगी दिक्कत। तो चलिए जल्दी से जल्दी क्लास को करिए शेयर, मैं कर रहा हूं आपका वेट। एक मिनट नहीं, आधा मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, क्लास को दबाकर शेयर कर दीजिए। चलिए भाई शेयर कर दीजिए। रिकॉर्डेड है क्लास, लेकिन उसके बावजूद भी शेयरिंग का टाइम आपको दे रहा हूं। दबाकर शेयर कर दो, जिसको शेयर कर दोगे वो दुआएं देगा आपको। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू, दैट इज माई कंप्लीट प्रॉमिस टू यू। जिसको भी शेयर कर दोगे भाई साहब दुआएं देगा आपको, बद्दुआ कोई नहीं देगा, मेरी गारंटी है। पढ़ने वाले को शेयर करना, लेकिन उसको शेयर मत करना जो पढ़ता ही नहीं है। जो पढ़ता नहीं है उसको ऐसे लगेगा क्या भेज रहा है मेरे को, तो उसको नहीं भेजना है, ठीक है। जो पढ़ता है, तैयारी करता है। चलिए, तो उत्पत्ति के आधार पर हमने जो पॉलीमर्स हैं उनको पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पॉलीमर। अरे यार पेन तो चेंज करना पड़ेगा भाई। चलिए, तो पेन हम लेते हैं ब्लैक, ओके, ये लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर हम जो है क्या पढ़ेंगे? संरचना के आधार पर हम पॉलीमर पढ़ेंगे। तो संरचना के आधार पर जो है पॉलीमर अगेन 3 टाइप के, रेखीय बहुलक, रेखीय बहुलक को बोला जाता है लीनियर पॉलीमर, रेखीय बहुलक। दूसरा शाखित या ब्रांच्ड पॉलीमर, ब्रांच्ड। और तीसरा क्रॉसित जालक्रम। नाम देखिए, नाम ये एनसीईआरटी ने लिखे हैं, क्रॉसित जालक्रम या तिर्यकबद्ध बहुलक। इनको इंग्लिश में बोला जाता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉसली एक दूसरे से क्या होते हैं? लिंक होते हैं, ठीक है। जैसे रेखीय बहुलक ऐसे सीधा होता है, ठीक है, ऐसे सीधा बहुलक होता है रेखीय।
क्लियर। ब्रांच्ड पॉलीमर में ऐसे दूसरे पदार्थ निकले रहते हैं, ठीक है, ये ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। क्लियर। और क्रॉसित या जालक्रम बहुलक ऐसे होते हैं कि ये आपस में क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ऐसे। बात समझ में आ गई? कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो रेखीय जो बहुलक है आपके, रेखीय बहुलक में आपके पास एग्जाम्पल मिलेगा आपको पीबीसी, देखिए पीबीसी और एचडीपी। अब ये नाम दो ध्यान रखना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ही पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, क्लियर। और हाई, इसको बोलते हैं उच्च घनत्व पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीथीन दो टाइप का होता है, तो हाई डेंसिटी जो पॉलीथीन है वो आपका रेखीय होता है, जबकि जो आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन है, जो निम्न घनत्व पॉलीथीन है, वो आपका कैसा होता है? ब्रांच्ड पॉलीमर होता है ना। एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल्स दिए हैं केवल उसी की बात करेंगे, बाकी अपना दिमाग बीच में नहीं घुसाएंगे। तो एलडीपी याद रखेंगे, ठीक है। और बेकेलाइट एंड मेलामीन, बेकेलाइट और मेलामीन, ये दो नाम आप पढ़ेंगे किसके अंदर? ये दो नाम आप पढ़ेंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के अंदर। तो सिंपल सी बात है कि जो एकदम लीनियर स्ट्रक्चर में होता है, एकदम रेखीय संरचना, वो आपका हो गया रेखीय। जिसमें ब्रांचेस पाई जाती हैं ब्रांच्ड, और जिसमें आपस में लिंक हो जाती हैं ब्रांचेस, वो क्या हो जाता है? क्रॉस लिंक्ड। इज दैट इजी? चलिए, बिल्कुल इजी सा है सब कुछ, क्लियर। अब समझते हैं और आगे, इनसे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मेरा एनालिसिस पिछले एग्जाम्स को लेकर यही है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है, अगर लेवल का क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है तो यहीं से बनाने वाला है, और उसे कहीं पर भी जगह नहीं मिलने वाली, ठीक है। तीसरे आधार पर टाइप्स ऑफ पॉलीमर, और टाइप ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट आधार है, पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर का मतलब होता है बीच में, मॉलिक्यूलर का मतलब अणुओं के, और फोर्सेस का मतलब बल, यानी अंतराण्विक बलों के आधार पर बहुलक कितने टाइप के। बड़ा प्यारा, बड़ा शानदार ये कंसेप्ट है, अंतराण्विक बलों के आधार पर, मतलब ये मजबूती की बात कर रहा है, डायरेक्ट मजबूती की बात। तो मजबूती की बात लीजिए, कर लीजिए यार, हम कौन सा पीछे हटेंगे, मजबूती की बात में भी हम बराबर की टक्कर देंगे। ये लीजिए, 4 टाइप के पॉलीमर यहां से निकल कर आएंगे। सबसे पहला इलास्टिक पॉलीमर। इलास्टिक का मतलब होता है प्रत्यास्थ बहुलक, प्रत्यास्थ बहुलक। दूसरा जो है उसको बोला जाता है भैया थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। इनको बोला जाता है ताप सुघट्य, यानी गर्म करके इनका आकार बदला जा सकता है, ठीक है। तीसरे रेशे, रेशे को बोलते हैं फाइबर्स। और चौथा थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग का मतलब होता है ताप, चलिए थर्मोसेटिंग प्रॉपर ही लिख देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, बच्चों को दिक्कत आएगी, आपको कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा मैं, है ना। किसी भी दिक्कत को आप तक पहुंचने से पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। थर्मोसेटिंग, ताप दृढ़ बहुलक। अब इनकी स्ट्रेंथ की अगर बात करेंगे तो सबसे कम स्ट्रेंथ इनकी होती है, इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ ताप सुघट्य, इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ फाइबर, और सबसे ज़्यादा मजबूत थर्मोसेटिंग। ताप जो सुघट्य है इसके बारे में क्या लिखेंगे? ताप देकर या गर्म करके आकार बदला जा सकता है। गर्म करके क्या कर सकते हैं? आकार बदल सकते हैं। गर्म करके आकार को क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है, ठीक है। गर्म करके आकार को आप बदल सकते हैं, ये इनके बारे में खास बात है, क्लियर। और इनका आप क्या करेंगे बताइए? गर्म करके आकार नहीं बदल सकते, गर्म करके आकार नहीं बदल सकते। अगर गर्म करोगे तो ये जल जाते हैं, है ना, बचते ही नहीं है, क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। इनका जो शेप है वो आप गर्म करके बार बार
बार बार अलग अलग आकार में नहीं ढाल सकते आप इनको। अब इलास्टिक पॉलीमर में आपका आने वाला है रबड़। क्लियर? अब रबड़ के बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं, अभी बता देता हूं। चलिए, अभी तो क्या रबड़ पढ़ाना ही है पूरा अलग से। तो रबड़ की आपको 4 कैटेगरीज मिलेंगी, आइसोप्रीन, नियोप्रीन, ब्यूना एस और ब्यूना एन। ये 4 क्वालिटीज आपको रबड़ की मिलेंगी। इनमें से ये प्राकृतिक रबड़ है आइसोप्रीन, क्लियर। बाकी के जो 3 हैं ये कृत्रिम हैं, क्लियर। इतना सा तो यही जान लीजिए। ताप सुगट में आपके पास आता है पॉलीथीन। पॉलीथीन को आप अलग अलग आकार में ढाल सकते हो, इनको प्लास्टिक भी कह सकते हो आप, है ना। पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, इनको आप अलग अलग आकृति में क्या कर सकते हो, ढाल सकते हो। टेफ्लॉन हो गया, क्लियर। ये एक तरीके से क्या कहलाते हैं बताइए, इनको आप कहते हैं प्लास्टिक, ठीक है। चलिए आगे। अब बात आती है हमारे पास इनकी फाइबर्स। फाइबर्स 2 टाइप के हैं, बहुत ही प्यार से समझना, ये एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं। पॉलीअमाइड है, पॉलीअमाइड में क्या होता है, अमाइड बंद होता है और इसका एग्जाम्पल है नाइलॉन। अब नाइलॉन के नाइलॉन 66, नाइलॉन के अंदर आपको क्या नाम मिलेंगे, देखिए नाइलॉन 66, एक मिलेगा नाइलॉन 6, एक मिलेगा नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ये 3 नाम मिलेंगे आपको, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ठीक है। तो तीनों ही पॉलीअमाइड है, ध्यान रखना, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ठीक है। अच्छा, एक है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर और पॉलिएस्टर में आपने पॉलिस्टर कपड़ा सुना होगा कभी, टेरिलीन या डेक्रॉन। ये टेरिलीन और डेक्रॉन एक ही का नाम है, तो ये ध्यान रखना। टेरिलीन जो है वो क्या है, पॉलिएस्टर है। ये दोनों फाइबर हैं। और ताप दृढ़ की बात की जाए, जो ताप पर आकार में नहीं ढलते, वो जल जाते हैं, बेकेलाइट। बिजली के स्विच होते हैं, गर्म करते हुए पूरा स्विच ही जल जाता है, वो पूरा पूरा एकदम जल के ढांचा सा उसका ऐसा वो फूट जाता है एकदम, है ना। उसको आप पिघला के अलग अलग आकार में नहीं डाल सकते। बेकेलाइट हो गया। एक जो बहुलक है, इसका नाम है यूरिया। अब इसका नाम तो तरीके से ही लिखना पड़ेगा यार, क्योंकि कुछ बड़ा सारा नाम है, ठीक है। तो चलिए, ये बेकेलाइट हो गया, ओके। इसका नाम बताता हूँ, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये एक ही का नाम है, ठीक है। तो बेकेलाइट एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये क्या है बताइए, ये आपके ताप दृढ़ हैं। इनको आप अलग अलग आकार देकर आप इनको ढाल नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपका हो गया बाउंड्री नंबर 1, ये आपकी बाउंड्री नंबर 2, ये आपकी बाउंड्री नंबर 3, क्लियर। तो इनमें एग्जांपल देकर भी आपको इनकी मजबूती पूछी जा सकती है। क्यों? क्योंकि मजबूती का क्रम आपको पता है, इलास्टिक का सबसे कम है, थर्मोप्लास्टिक उससे ज़्यादा, फाइबर्स उससे ज़्यादा और थर्मोसेटिंग्स उससे ज़्यादा, क्लियर। तो आप यहाँ से इनका ऑर्डर क्या कर सकते हो, आप यहाँ से इनके ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हो। तो बोलिए, बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई? कैसे नहीं हो सकता कि नहीं आया यार, पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। चलिए, तो लीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट, और बिल्कुल धड़ल्ले से हम लोग बढ़े जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, क्लियर। चलिए, तो बच्चों क्या सीखा हमने आज की क्लास में? हमने सीखा क्या, देखिए आज की क्लास में हमने बेसिक से स्टार्ट किया, क्लियर। और बेसिक से स्टार्ट करके हम लोगों ने पॉलीमर्स के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करी। हाँ, एक चीज आपको बता देता हूं कि जो बच्चे चाहते हैं भैया, जो बच्चे चाहते हैं साइंस का डर आपका बिल्कुल निकल जाए, आप देख पा रहे हैं साइंस की स्पेलिंग गलत लिख दी, बताओ। साइंस का डर आपका निकल जाए हमेशा के लिए, तो बेटा परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और आप सुनहरा अवसर आपके पास है, परीक्षा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। और यहां पर आप जब रेलवे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, तो इस रेलवे कैटेगरी में 140 प्लस वीडियोस के साथ कंप्लीट हिंदी इंग्लिश पीडीएफ्स के साथ, क्लियर, आपको क्या मिलेगा, मेरा कोर्स मिलेगा, पेड कोर्स, जिसकी वैलिडिटी 9 मंथ है।
इन ऐप डाउनलोडिंग अवेलेबल है। इन ऐप डाउनलोडिंग मतलब वीडियो के अंदर आप एप्लीकेशन के अंदर आप वीडियो को डाउनलोड करके यूट्यूब की तरह 10 बार देख सकते हो। बार बार आपको डाटा खर्च करने की जरूरत नहीं। हाँ, मोबाइल में आप नहीं सेव कर सकते, ठीक है। 9 मंथ बाद ये वीडियोस वगैरह सब गायब हो जाएंगे। पीडीएफ्स आप अपने मोबाइल में लाइफ टाइम तक सेव कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है। कोर्स की फीस 1299 है। अभी 40% का ऑफ चल रहा है बीके पाठक 40 पर। अब आपको लगेगा कई लोग भाई साहब इस फीस में पूरे के पूरे कोर्सेज बेच रहे हैं, तो भाई साहब क्वालिटी के पीछे भागिए। यही कोर्स ऑफलाइन में आपको 3-3, 4-4 हज़ार में मिलता है, ठीक है। ऑनलाइन में आपको मात्र इस कोड पर आपको 780 रुपये में 9 मंथ की वैलिडिटी के लिए कोर्स मिल जाएगा। यानी कि लगभग 70-80 रुपये पर मंथ में आपको एक कोर्स मिल रहा है। और ऐसा कोर्स मिल रहा है जितना मैं दावा कर सकता हूं कि किसी भी एग्जाम में जनरल साइंस आ रही हो तो आप एक एक टॉपिक मिला के देख सकते हो, किसी भी टीचर के नोट्स मिला सकते हो, किसी भी टीचर की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास मिला सकते हो, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आए वो मिला सकते हो। सबसे ज्यादा जो सक्सेस रेशियो हमारे नोट्स का होगा वो किसी भी नोट्स का, किसी भी क्लासरूम का नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं बेस्ट हूं, ऐसा इसलिए है क्योंकि कंटेंट हमारा सुपर सॉलिड है और उस पर मैंने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत से ये कंटेंट मैंने जुटाया है, इसलिए मुझे अपने कंटेंट पे भरोसा है। तो आप भी मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। इंक्वायरी नंबर जो है अपना वो भैया याद रखिएगा 8600978622। इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके आप हमारे कोर्स में रजिस्टर हो सकते हो, आप हमारे पेड कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हो, ठीक है। तो आगे बात बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे कल ये टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा, बहुत सीधा सा बेसिक सा टॉपिक है। चलिए तो मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।